channel again, as we are continuing MCQ series on financial accounting. Now we are going to discuss the third session of MCQ on financial accounting. So let us ready. These videos are very much essential for those students who are preparing for any competitive examinations like CPT, CA, CS Foundation, CMA Foundation, 11th, 12th, BBA, BCA, UP, PGT, TGT, etc. In spite of these UPPCL और एनी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस या ऐसे भी एस्पिरेंट्स जो कहीं पर पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करता हूँ कि आप तक सही मटेरियल पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और अपनी क्वेरीज हमारे पास भेजते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए थर्ड सेशन आज फिर स्टार्ट करते हैं आपके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन कैपिटल इंक्रीजेज, कैपिटल कब बढ़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट देयर इज अ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अंडर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में आपने पढ़ा कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर टू सेपरेट यूनिट्स, दोनों ही अलग अलग होते हैं। और जैसे ही हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो वी वांट टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम देयर। तो बिजनेस से प्रॉफिट गेन करने के लिए ही हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट जब कभी भी होगी तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। और आइए ऑप्शंस पर देखते हैं। लिखा है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। और आप इसके साथ साथ में ये भी देखिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड, इन केस ऑफ ड्राइंग कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड। तो ये जो आपके थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही ऑप्शंस में कैपिटल डिक्रीज होगी और इन केस ऑफ प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी। राइट, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए जो सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत होंगे। और नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने पास एक कॉपी और एक पेन ले करके बैठें। मैंने इन क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए डिस्कस करने के लिए लाया हूं कि जिससे आप ये समझ सकें कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए कुछ इसेंशियल पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं और वो आपके पास इन MCQs के माध्यम से भेज रहा हूं। देखें, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 25% ऑन कॉस्ट, द सेल्स वॉल्यूम इज ₹2 लाख, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट है। तो सपोज कीजिए कॉस्ट 100 है, सपोज कीजिए कॉस्ट इज 100। अगर कॉस्ट 100 है और यहाँ पर 25% कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना है, तो 25% हमने प्रॉफिट ऐड किया। अब आप देखें 125 क्या हो गया, सेल्स, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। तो कॉस्ट में आपने प्रॉफिट ऐड किया तो क्या आ गया, सेल्स। अब सिर्फ आप अपने इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखें, यानी जब कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स कितना होती है, 125। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पर आप जाइए, देखिए इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 25% ऑन कॉस्ट, और आपको क्या मिल रहा है, सेल्स वैल्यू मिल रहा है। तो जो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ये सेल्स पर कितना होगी, देखिए सेल्स पर कितना है, 25 अपॉन
125, 25/125 सेल्स पर है और 25/100 है आपके कॉस्ट पर। तो कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, 2 लाख इंटू 25/125 मीन्स आपका आंसर आना चाहिए 40,000। तो बेटा ये ऑप्शन आपका थर्ड 40,000 इज अ करेक्ट आंसर। फिर से देख लीजिए, एजूम करो अपनी तरफ से कि अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स कितना होगा 125। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट यानी 25/100, 25/100 और प्रॉफिट ऑन सेल्स 25/125, राइट। तो अब आपकी सेल्स दिया हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 25/125। या हमेशा के लिए याद रखो, अगर कॉस्ट पर प्रॉफिट 1/4 है तो सेल्स पर 1/5 होगी, कॉस्ट पर प्रॉफिट हाफ है तो सेल्स पर 1/3 होगी, कॉस्ट पर अगर प्रॉफिट आपकी 1/5 है तो सेल्स पर प्रॉफिट 1/6 होगी, यानी सेल्स पर एक बढ़ जाती है, राइट। 15, 16, 14, 15, 13, 14, राइट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से न्यूमेरिकल है और यहाँ पर न्यूमेरिकल फिर से दिया हुआ है। अब आप देखें, इफ सेल्स वैल्यूम इज ₹1 लाख एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000, परचेजेज इज 25,000, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आपको यहाँ पर केवल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है एंड यू हैव सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% ओवर सेल्स, तो 1 लाख का 20% 25,000, यानी आपका आंसर होना चाहिए 25,000। अब आप सोच रहे होंगे सर क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेज और इनका क्या होगा। बेटा दीज ऑल आइटम्स आर गिवन फॉर योर कंफ्यूजन, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेज अगर आपके साथ हैं तो सेल्स पर प्रॉफिट निकालना था, तो सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सेल्स पर 20% हमें प्रॉफिट ही निकालना है और आपसे आंसर भी केवल प्रॉफिट का पूछा जा रहा है। तो देयरफॉर योर राइट आंसर शुड बी थर्ड 25,000, राइट। आगे ये सभी हमें नहीं देखने हैं, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेज या कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 25% ऑन सेल्स। फिर से आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट आपको किस पर निकालना है, ऑन सेल्स निकालना है। तो सपोज कीजिए कि कॉस्ट इज 100, सपोज कीजिए कॉस्ट इज 100 और प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है और सेल्स नहीं मालूम है, राइट। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट नहीं 25% ऑन सेल्स, तो सेल्स मानिए 100, हमने एज्यूम कर लिया कि सेल्स 100 है, 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट है, तो 25 विल बी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप क्या करो, सेल्स से जब प्रॉफिट माइनस करोगे तब आपकी कॉस्ट आएगी, तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आपने माइनस कर लिया। अब कॉस्ट आ गई आपकी 75 आपकी कॉस्ट हो गई, राइट। तो सेल्स पर प्रॉफिट 1/4 है, तो कॉस्ट पर कितनी होनी चाहिए 1/3। सेल्स पर अगर प्रॉफिट 1/6 है तो कॉस्ट पर 1/5 होगी, और इसे आप कैलकुलेशन में देख सकते हो, सेल्स पर प्रॉफिट 25/100 यानी 1/4 है, तो कॉस्ट पर अपने आप ही 1/3 हो गई। देखिए 25/75, तो 1/3। अब आपको 2,50,000 का 1/3 निकालना है। देखिए यानी आंसर आपका थर्ड होना चाहिए 83,333, ये आपकी प्रॉफिट आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अब आपकी हो जाएगी 83,333, और प्रॉफिट ऑन अगर सेल्स आपको मालूम होता तो बेटा सेल्स पर 25/100 कर लेते तो प्रॉफिट आपकी आ जाती।
और हमें विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज वन ऑफ कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशंस अपने माइंड में हमेशा याद रखें, क्योंकि बच्चे यहीं पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स, ऑन प्राइस, ऑन कॉस्ट, राइट। जब प्राइस कहा जाएगा तब भी आप उसे सेल्स माने, जब कॉस्ट कहा जाएगा तब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट ही होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% ऑन कॉस्ट। तो अब देखें, ऊपर कॉस्ट दिया है और नीचे कॉस्ट पर ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वेरी इजी। अब आपकी 20% ऑन कॉस्ट, तो यानी कि कॉस्ट अगर आपकी 100 है, 20% इस पर प्रॉफिट है, तो आपकी सेल्स होनी चाहिए 120, राइट। तो अब आपकी सेल्स 120, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया है, तो 20/100 करेंगे। तो 2 लाख का 20/100 यानी आंसर क्या होना चाहिए, 40,000। दिस 40,000 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर यहीं पर आपको सेल्स दिया होता तो आप क्या करते, 20/120 से कैलकुलेट करते, यानी सेल्स इंटू 20/120। यहाँ पर कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट इंटू 20/100, राइट। तो दिस आंसर शुड बी करेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर से आपके पास आ गया ऐसे ही, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 25% ऑन सेल्स। अब यहाँ पर सेल्स दिया है, फिर आपको कॉस्ट दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। तो 25% ऑन सेल्स, तो सपोज कीजिए कि सेल्स इज 100, सेल्स आपका 100 है, 25% ऑन सेल्स है, तो लेस कर दो प्रॉफिट को कॉस्ट निकालने के लिए। ये कॉस्ट आपकी आ गई 75, राइट। कॉस्ट आपकी कितना हो गई, 75, और हमें मिल क्या रहा है, कॉस्ट, तो कॉस्ट पर प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट यानी 25/75, 1/3, तो 1,20,000 इंटू 1/3, 1/3 आपका हो गया 40,000, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस अभी यूपीपीसीएल में भी आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके टीजीटी और पीजीटी में भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को समराइज किया है कुछ डिफरेंट वेज में, और कई क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाकर इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देखें और कैलकुलेशंस को अपनी स्ट्रांग करें, क्योंकि वहां पर आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता। और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कब करते हैं, वो 25% ऑन सेल्स लिखा है और कॉस्ट दिया हुआ है, तो वो 25% सीधे कैलकुलेट कर देते हैं। नहीं, आप देखें कि कॉस्ट दिया है, कॉस्ट पर प्रॉफिट पूछा जा रहा है, या सेल्स दिया है, सेल्स पर प्रॉफिट पूछा जा रहा है। अगर सेल्स दिया है, सेल्स पर प्रॉफिट है, तो सेल्स इंटू जो भी रेट दिया हो जीपी रेट अपॉन 100 कर दीजिए। और अगर कॉस्ट दिया हुआ है और सेल्स पर प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो कॉस्ट का जितना परसेंटेज होगा, सेल्स 1% बढ़ कर जाएगा, सॉरी 1 डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, और कॉस्ट 1 डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, अभी फिर से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखें सबसे ज़्यादा हमारे कंपटीशन के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए, इफ सेल्स इज ₹2 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% ऑन सेल्स। अब देखिए बोथ आर पैरेलल, दोनों सेल्स पर ही प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और सेल्स भी दिया हुआ है, राइट। तो आप सीधे कैलकुलेट कर लो, 2 लाख इंटू 20%, तो 2 लाख इंटू 20% 40,000 आंसर होना चाहिए। अरे देखें आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा जा रहा है। तो बेटा देखो, सेल्स से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो सेल्स से 20% प्रॉफिट है आपका 40,000, तो 2 लाख माइनस 40,000 कितना हो गया, 2 लाख रुपीज आपकी सेल्स है, और इसी सेल्स पर 20% प्रॉफिट है, ठीक। तो दैट इज 40,000।
तो जब आप 2 लाख से 40,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 1,60,000। दिस 1,60,000 इज अ करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्स दिया हुआ है और सेल्स पर ही जीपी रेट है, तो सेल्स से जीपी रेट माइनस किया मैंने, कॉस्ट आ गई, और कॉस्ट से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, यानी सेल से प्रॉफिट माइनस करने के बाद कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि जीपी रेट इज 20% ऑन सेल्स। तो सपोज कीजिए कि सेल्स है आपकी 100 है, सपोज कीजिए कि सेल्स आपका 100 है, राइट। इसमें 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 80, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, सेल्स 2 लाख इंटू 80/100, तो सेल्स 2 लाख इंटू 80/100, तब भी आपका आंसर क्या आता? 1,60,000। और यहाँ पर देखिए सेल्स प्रॉफिट, तो सेल्स से प्रॉफिट माइनस किया तो आपके पास क्या आता है? कॉस्ट आ जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो 80/100 भी करके निकाल सकते हो, या टोटल सेल्स से टोटल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, राइट बच्चों। तो नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अब आप देखें कि क्या दिया हुआ है। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹5 लाख, डिविडेंड रिसीव्ड ₹1 लाख, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹50,000, अदर बिजनेस एक्सपेंस ₹3,20,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी एसेंशियल टू नो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट which is generated from operation of business. It means there should be no any room, no any place for non-operating expenses, non-operating incomes, right? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगी। तो बेटा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, ले लिया, केवल ऑपरेटिंग खर्चे ही माइनस करने हैं। तो आप देखें कि यहाँ क्या दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि ये बिजनेस से नहीं है, ये इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, दिस इज नॉट ऑपरेशनल एक्सपेंस, इसे भी छोड़ दो। अदर बिजनेस एक्सपेंस 3,20,000 दिया हुआ है, तो 3,20,000 बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिजनेस का एक्सपेंस क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, राइट। तो बिजनेस का एक्सपेंस आप इसमें से माइनस कर दो, तो 5 लाख माइनस 3,20,000, 5 लाख रुपीज आपकी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है, और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से 3,20,000 माइनस कर दीजिए। तो 3,20,000 माइनस करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 1,80,000, राइट। तो 1,80,000 फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा। और हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी अभी ऐसे ही सेम क्वेश्चन पीजीटी में भी आया हुआ था। पीजीटी में, राजस्थान के पीजीटी में सेम टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। बच्चों ने क्या किया कि ग्रॉस प्रॉफिट में डिविडेंड रिसीव्ड ऐड कर लिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस कर दिया, बिजनेस एक्सपेंस माइनस कर दिया, बस यही आपका आंसर गलत हो गया, राइट। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है केवल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस देखने हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जब आप माइनस करेंगे तब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगी। और अगर यही ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट दिया होता तो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को ऐड कर लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर लो, फिर उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगी। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप इस क्वेश्चंस को अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए एक ग्लैंस में नोट करके रख लें, राइट। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कौन कौन से होते हैं? तो बेटा हम आपको बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बता सकते हैं। जो बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं हैं वो सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज
होते हैं, जैसे प्रोविजंस हो गया, रिजर्व्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो गया, इनकम टैक्स पेड हो गया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेड हो गया, बैड डेट्स रिजर्व हो गया, ये सभी जितने भी हैं ये सभी क्या हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गई। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन से होते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, या बिल्स डिस्काउंटेड हो गया आपके पास मिला, डिविडेंड रिसीव्ड है, अदर इनकम विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, सेकेंड ऑप्शन है डिप्रिसिएशन एंड थर्ड ऑप्शन है इनकम टैक्स। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चला रहे हैं तो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द पर्सनल एक्सपेंस, नॉट अ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। और इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा, तो इन सच सर्कमस्टेंसेज इनकम टैक्स इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंस, दे आर ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम एज अ प्रोप्राइटरशिप अगर देखते हैं तो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स ये सभी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं। ऑल ऑफ द अबव मीन्स आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर पूरे आंसर आपके सही हैं, सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्वेश्चंस बेटा हम सिर्फ इसलिए आपके सामने लाए हैं कि जिससे हमारे वो बच्चे जो यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी अभी नए 11th में आए हुए हैं, बीसीए और बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या सीपीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए डिविडेंड, अभी आपको हमने बताया कि डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, स्पेकुलेशन इनकम, तो दीज इनकम्स आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, they are not from operation of your business, तो therefore such incomes are included in non operating incomes। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है फोर्थ, यानी सारे आंसर आपके सही हैं, सभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, इनकम टैक्स पेड इज, बहुत इसेंशियल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हमेशा याद रखें कि इनकम टैक्स इज वन ऑफ द पर्सनल एक्सपेंस। ये क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है, प्राइवेट एक्सपेंस की तरह से ट्रीट किया जाता है, ड्राइंग मान लेते हैं इसको, यानी इनकम टैक्स इज अ लायबिलिटी ऑफ अ प्रोप्राइटर नॉट अ बिजनेस। तो देयरफॉर इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ द पर्सनल सोर्सेज ऑफ अ बिजनेसमैन, राइट। तो बिजनेसमैन अपने पर्सनल सोर्सेज से इसका पेमेंट करेगा, इसलिए इनकम टैक्स क्या होगा, पर्सनल एक्सपेंस होगा, ड्राइंग होगा, प्राइवेट एक्सपेंस होगा, दैट विल रिड्यूस द कैपिटल होगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ड्राइंग होगा। और इसलिए आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स पेड क्या है, तो इनकम टैक्स पेड ये तीनों हैं, राइट। यानी आपका आंसर होना चाहिए फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ यानी पर्सनल एक्सपेंस भी है, प्राइवेट एक्सपेंस भी है, ड्राइंग भी है, और अगर यहीं पर लिखा होता कैपिटल है तो हम कैपिटल को डेबिट कर देते। कैपिटल को डेबिट कर दोगे तब भी आपकी इनकम टैक्स पेड हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल इज डायरेक्टली बिलोंग टू द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर से होती है। जब वो इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल होती है, जब वो विड्रा कर लेता है तो हम नाम जरूर ड्राइंग देते हैं, बट इट रिड्यूस द कैपिटल, ये कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, राइट। तो ऐसे ही इनकम टैक्स पे किया गया है तो ये भी कैपिटल को रिड्यूस कर देगी, राइट। तो दिस बिकॉज दिस इज पर्सनल एक्सपेंस, राइट। अब आप इसको हमेशा याद रखें कि इनकम टैक्स इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनली सोल, इसको जरूर अपने माइंड में याद रखना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ही इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है। अगर ये कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या अदर्स हैं तो वहां पर ये इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, और सेल टैक्स हमेशा बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभी कई बार हमारे पास कई मेल भेजे हैं, व्हाट्सअप भी किया है हमसे कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है। तो बेटा अब आप समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि बिजनेस और बिजनेस मैन, ये बिजनेसमैन है, मैन है और ये बिजनेस है, राइट। तो बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर टू डिफरेंट यूनिट्स, दोनों अलग अलग, जैसा कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में पढ़ाया गया है, बताया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर टू डिफरेंट यूनिट्स। बिजनेस मैन नथिंग टू डू विद द बिजनेस इन केस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं होता, ही ट्रीटेड एज सेपरेटली, उसे सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। When he introduce something, it will be capital. When he withdraw something, it will be drawing, right? तो अब जब बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा तो ये क्या बन जाएगी? कैपिटल, राइट। और जब बिजनेस से बिजनेसमैन कुछ विड्रा कर लेगा तो ये बन जाएगी ड्राइंग, राइट, ड्राइंग हो जाएगी। अब देखो, जब बिजनेसमैन बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा तो ही इज लाइबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर देयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? बिजनेस के लिए खर्चा होगा और यानी एक्सपेंस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जब कैपिटल को क्रेडिट कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? कैपिटल में ऐड हो जाएगी, राइट। इट मीन्स कि कैपिटल बढ़ जाएगी। ऐसे बेटा आप सोचो कि जब आपने बैंक में पैसा जमा किया और बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज आपने जमा किया, बैंक ने 5000 रुपीज इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट क्या करेगा? आपके बैंक अकाउंट में ऐड कर देगा। पहले आपका 1 लाख था, अब 1,05,000 हो जाएगा, राइट। सेम एज जब आप बिजनेस में आते हैं तो प्रोप्राइटर जो भी पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, और जब वहां पर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा? कैपिटल में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक। और ये कैपिटल में ऐड करेंगे, साथ में बिजनेस का खर्चा होगा। अब ड्राइंग के केस में देखो, ड्राइंग क्या हुआ? प्रोप्राइटर ने खुद ले लिया है बिजनेस से, तो जब बिजनेस से लेते हैं तो क्या होगा? ड्राइंग होगा। तो उस समय पर अगर बिजनेस ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया अपने लोन पर तो क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इट विल बी इनकम ऑफ अ बिजनेस। क्या होगा? इनकम ऑफ अ बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, ये हमेशा याद रखें। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए सेकेंड, इनकम ऑफ अ बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ अ बिजनेस, राइट बच्चों। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा और आपको भेजूंगा, और तब तक आप लगे रहो जब तक कि आपको पूरा समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जर्नल एंट्री ऑफ इनकम टैक्स पेड। बहुत अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको तर्क लेना है, समझना है। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप तो अभी अभी आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है कि इट इज वन ऑफ पर्सनल एक्सपेंस। ये क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बोथ एंट्री विल बी करेक्ट, राइट। लेकिन अगर कंपनी या फर्म के केस में आपका एंट्री होगा इनकम टैक्स डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, ये यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शंस आपका सही है। सेकंड ऑप्शन आपका उस समय सही है जब ये प्रोप्राइटरशिप के अलावा अगर कहीं भी आप एंट्री कर रहे हो, फर्म में या कंपनी में, तो इनकम टैक्स डेबिट टू कैश होगा। और अगर प्रोप्राइटरशिप में आप यही एंट्री पास कर रहे हैं तो आपका होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आपको अभी अभी हमने बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस बिकॉज बिजनेस इज टू पे इट टू द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को पे करेगी। तो जब कोई भी अमाउंट जो बिजनेस पे करने जा रही है तो क्या होगा, खर्चा हो जाएगा, और जब बिजनेस को मिलेगा यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। और नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन है शायद, गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पज विल, तो पर्सनल पर्पज मतलब यानी प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो दैट विल बी ड्राइंग, वो ड्राइंग होगी। और ड्राइंग इज को रिलेटेड विद द कैपिटल, कैपिटल से बिल्कुल को रिलेट होती है। कैपिटल से ड्राइंग माइनस करने के बाद नेट कैपिटल निकालते हैं। तो आपसे कहा गया गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज विल इंक्रीज द कैपिटल, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, इंक्रीज करेगा ही नहीं, क्योंकि ड्राइंग बढ़ जाएगी। जब ड्राइंग बढ़ेगी तो कैपिटल से उसे माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट बिल्कुल गलत, रिड्यूस द प्रॉफिट बिल्कुल गलत, रिड्यूस द कैपिटल, ये आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक, क्योंकि जो फार्मूला है वो कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। तो इनको पूरे टर्म्स को याद रखें आप, नहीं तो बार बार भूलते रहेंगे। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है और यही क्वेश्चन आपका लास्ट था। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे सीरीज के साथ। ये जो आपकी 15 MCQ सीरीज दैट आर गोइंग ऑन, ये थर्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं तब तक ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूँगा, MCQs आपको देता हूँ जब तक फाइनेंशियल अकाउंट टोटली ख़त्म ना हो जाए, राइट। आप हमारे साथ बने रहें, आपके व्यूज आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने कलीग्स को भी शेयर करें, ताकि वो सब लोग भी हमारे इस वीडियो से बेनिफिट पा सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे साथ लगे रहेंगे, ऐसे ही हमारे साथ लगे रहेंगे जैसे आप लगे हुए हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, हर हर महादेव।